हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि कल हमने बहुत सारे एमिनो एसिड्स के नाम वगैरह देखे थे और उनके स्ट्रक्चर भी देखे थे। तो आज हम उन एमिनो एसिड्स को क्या करेंगे, एक दूसरे से जोड़कर हम पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। और हमें पता है कि जब एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे तभी तो प्रोटीन का निर्माण होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होगा। मतलब मान लीजिए ये एसिड है, ये बेस है, ये हाइड्रोजन और ये आर। ये एक एमिनो एसिड्स है। क्या है? एक एमिनो एसिड्स। दूसरा एमिनो एसिड्स मैं यहाँ बना देता हूँ। इस तरफ मैं क्या रखता हूँ, एसिड, और इस तरफ मैं रखता हूँ NH2। इस तरफ आर, इस तरफ हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होता है कि जब दो एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं ना, तो यहाँ से OH, एसिड से OH रिलीज होगा और यहाँ से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा। और इस तरीके से क्या होगा कि एक H2O, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। वाटर का जब मॉलिक्यूल निकलता है तो उसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण। तो अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, NH2 H C डबल बॉन्ड O N, ये H C R C डबल बॉन्ड O H और ये H, इस तरीके से बना। तो ये क्या हुआ, ये जो बॉन्डिंग हुई है, ये बॉन्डिंग जो है, इस बॉन्डिंग को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड एक तरीके का क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि पेप्टाइड बॉन्ड में क्या हुआ कि पेप्टाइड बॉन्ड एमिनो एसिड्स के मध्य बनता है। एमिनो एसिड्स के मध्य बनता है। दूसरा क्या है कि अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ऑपोजिट में जो स्ट्रक्चर होता है उस चीज़ को क्या बोलते हैं? ट्रांस। आपने सुना होगा सिस और ट्रांस। तो ये जो संरचना है इसको बोलते हैं ट्रांस संरचना। तो होता क्या है कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो एमिनो एसिड्स के मध्य बनता है, और दूसरा ये जो बॉन्ड है वो ट्रांस रूप में उपस्थित है। ट्रांस रूप में उपस्थित है। ट्रांस रूप में उपस्थित है। दूसरा क्या हुआ कि जब पेप्टाइड बॉन्ड बना तब उसमें क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हुआ मतलब जल का निकलना। जल का निकलना या वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होना, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कि मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसमें क्या है कि 3 एमिनो एसिड्स हैं। 3 एमिनो एसिड, 3 एमिनो एसिड्स हैं, और 3 एमिनो एसिड्स जो हैं आपस में ट्राइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। 3 एमिनो एसिड्स हैं जो आपस में ट्राइपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। तो इसमें हमें यह पूछा है कि कितने जल के अणु, कितने जल के अणु या वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। 3 एमिनो एसिड्स हैं, 3 एमिनो एसिड्स मिलकर ट्राइपेप्टाइड बनेंगे, और हमने इसमें देखा कि 2 एमिनो एसिड्स हैं, 2 एमिनो एसिड्स मिलकर डाइपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। मतलब पेप्टाइड तो होता है लेकिन डाइपेप्टाइड बॉन्ड है। अब 3 एमिनो एसिड्स हैं, तो 3 एमिनो एसिड्स से क्या होगा, 3 एमिनो एसिड्स जो हैं आपस में मान लीजिए इस तरीके से है।
ये क्या है, ट्राईपेप्टाइड है। अब इसमें क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये निकलेगा, एक हाइड्रोजन इधर रहेगा। तो इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल निकला, एक यहाँ से निकला H2O, दूसरा निकला यहाँ से H2O। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकले, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकले। मतलब आप खुद देखिए कि जितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे ना, 2 पेप्टाइड बॉन्ड बने तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड बने, मतलब 2 जल के अणु निकले। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या, पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या बराबर H2O मॉलिक्यूल की संख्या। मतलब वाटर मॉलिक्यूल कितने निकलेंगे यहाँ, जितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उतने ही। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकले। दो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए। अब जितने प्रोटीन, जैसे कि जितने एमिनो एसिड जुड़ते जाएंगे ना, आगे से आगे क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होता जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन कैसे बनता है, कि उसमें प्रोटीन में क्या क्या होगा आगे जाके। तो वो प्रोटीन, अब हम प्रोटीन पढ़ेंगे। ये प्रोटीन से पहले जो भी हमें चाहिए था, जैसे कि एमिनो एसिड्स चाहिए, वो सब हमने तैयार कर लिए। अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन। सबसे पहले हमें प्रोटीन के बारे में पता है क्या, कि एक कोशिका में या सेल्स में, सेल्स को ही कोशिका बोलते हैं, कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक या ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है, तो सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है। और हमें प्रोटीन के बारे में ये भी पता है कि ये विविध, मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्लास में कि विविध का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब अलग अलग एमिनो एसिड से मिलकर बनेगा प्रोटीन। तो ये विविध प्रकार का भी बहुलक है, विविध प्रकार का बहुलक है। बहुलक का मतलब होता है पॉलीमर। भाई पॉलीमर है, और इसकी जो मोनोमर होते हैं, प्रोटीन के मोनोमर कौन है, प्रोटीन के मोनोमर या एकलक इकाई कौन है, प्रोटीन के मोनोमर जो होते हैं वो होते हैं एमिनो एसिड्स। प्रोटीन के मोनोमर होते हैं एमिनो एसिड्स। दूसरी बात आप ये याद रखिए कि जो प्रोटीन जो है, अगर मैं बात करूं कि पूरे जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो कार्बनिक पदार्थ हैं, वो हमें पता है कि सेल्यूलोज था। पूरे जैव मंडल में आपको बताया था मैंने कि सर्वाधिक मात्रा का जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो होता है सेल्यूलोज। लेकिन सेल्यूलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन पूरे जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में, पूरे जैव मंडल की मैं बात करूं, मंडल में मैक्सिमम जो प्रोटीन है वो कौन सा है, तो पूरे जैव मंडल में जो मैक्सिमम प्रोटीन है वो होता है रूबिस्को। रूबिस्को क्या होता है, प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में एक एंजाइम्स होती हैं, और एंजाइम्स हमें पता है कि आगे मैं बताऊंगा आपको कि एंजाइम्स भी मतलब केमिकली रूप से वो प्रोटीन ही होती है। ये क्या है, एंजाइम्स है, और ये एंजाइम्स जो होती है वह केमिकली रूप से प्रोटीन है। केमिकली इसका जो बेस होता है वो प्रोटीन ही है, केमिकली प्रोटीन है रूबिस्को। पूरे जैव मंडल में मैक्सिमम प्रोटीन हो गया रूबिस्को, ये तो हो गया प्लांट में। अब बात करते हैं कि पूरे जैव मंडल में हो गया रासायनिक रूप, पूरे जैव मंडल में मैक्सिमम प्रोटीन जो है वो तो है रूबिस्को प्लांट्स में। लेकिन अगर मैं एनिमल की बात करूं, एनिमल्स में कौन सा होता है, तो एनिमल्स में होता है जो मैक्सिमम होता है वो होता है प्रोटीन कौन सा, कोलेजन। कौन सा होगा, कोलेजन। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिसमें मतलब वो प्रोटीन है या नहीं है।
जैसे कि हमें पता है कि जो जो स्थानांतरण हमारे शरीर में किसी भी चीज़ का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करता है? हीमोग्लोबिन वगैरह होता है, हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम भी होते हैं प्लांट्स में, साइटोक्रोम्स साइटोक्रोम्स भी होते हैं। तो ये दोनों क्या है? रासायनिक रूप से क्या है? प्रोटीन्स। ये रासायनिक रूप से क्या है? प्रोटीन्स है। दूसरा, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचनात्मक। संरचनात्मक में कौन आप, जैसे कि संरचनात्मक में आते हैं कैराटीन जो होता है ना बालों में, कैराटीन, और ब्लड में एक होता है कोलेजन, ये भी क्या है? प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। दूसरा, एक एंजाइम्स जो होते हैं ना, बायो कैटलिस्ट या एंजाइम्स जो होती हैं वह भी प्रोटीन है, वह भी प्रोटीन होती हैं एंजाइम्स। जैसे ये देखिए आप कि ये रूबिस्को एंजाइम्स है, लेकिन केमिकली रूप से ये क्या है? प्रोटीन है। एक चीज़ होती है जैसे कि जो शरीर को इम्यूनिटी बनाती है ना, शरीर की इम्यूनिटी में जो हेल्प करती हैं वो कौन से होते हैं? एंटीबॉडीज़ आपने सुना होगा, गामा ग्लोब्युलिन्स, ये एंटीबॉडीज़ होती है। ये भी क्या है? केमिकली रूप से या रासायनिक रूप से क्या है? प्रोटीन है। ये सब प्रोटीन्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रोटीन की संरचना के बारे में। प्रोटीन की संरचना या प्रोटीन स्ट्रक्चर। चार तरह की संरचना होती है। प्रोटीन जो है, एक बार में ऐसे नहीं कि अमीनो एसिड जुड़ गए और डायरेक्ट प्रोटीन बन गया, नहीं। प्रोटीन के बनने के लिए उससे चार तरह की प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे इसमें प्राथमिक संरचना होगी, प्राथमिक संरचना या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरा होगा द्वितीय संरचना या सेकेंडरी स्ट्रक्चर। थर्ड होगा तृतीय संरचना या टर्सरी स्ट्रक्चर्स। चतुर्थ संरचना या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये सारी स्ट्रक्चर्स हमें पढ़नी है, जिससे फाइनली जाके प्रोटीन बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में क्या होगा कि वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि प्रोटीन एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे कैसे, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा उसमें। तो प्राथमिक संरचना में क्या होगा कि जो एमिनो एसिड्स हैं, ये एमिनो एसिड्स हैं, ये एमिनो एसिड्स क्या होंगे? प्राथमिक संरचना में ऐसे जुड़ते जाएंगे आगे से, और वाटर रिलीज होता जाएगा।
ठीक है, वाटर रिलीज होता जाएगा और प्राथमिक संरचनाएं जुड़ती जाएगी। तो होता क्या है इसमें कि प्रोटीन की जो संरचना होती है ना, एक्चुअली मैंने ये उल्टा बना दिया। मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्या होता है कि NH2 यहाँ होता है और COOH यहाँ होता है। एक मिनट में आपको वापस से स्टडी करके बताता हूँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर, अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये NH2, ये एसिड, ये H, ये R, COOH, CR, NH2, ये हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या होगा कि प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होगी ना, उसमें से हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ से H2O निकल के वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इस तरीके से ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ट्रांसफॉर्म में ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। होता क्या है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है ना, इस प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में आप देखिए कि ये कंटिन्यू इस तरीके से जुड़ता जाएगा, एक सीधा स्ट्रक्चर बनता जाएगा और ये जुड़ता जाएगा ऐसे 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 ऐसे, पूरा लंबा एक प्रोसेस होगा और ये सारे एमिनो एसिड्स ऐसे जुड़ते जाएंगे और प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये इसको बोलते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता क्या है। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो होती है ना, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो हेल्प करती है किसमें, एमिनो एसिड्स के मतलब उनकी पोजीशन बताने के लिए कि कौन सा एमिनो एसिड्स पहले आया है। तो हमेशा क्या होता है कि N सिरे से C सिरे की होता है। N का मतलब यहाँ नाइट्रोजन और C का मतलब होता है कार्बन। तो पहले N सिरे से जुड़ता है, N सिरे से जुड़ता है, दूसरा जो एमिनो एसिड्स होता है वो N सिरे से जुड़ता है, ऐसे आगे चलता रहता है। तो एमिनो एसिड्स के मतलब स्थान या स्थलीय सूचना प्राप्त कराता है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या करता है, पोजिशनल इंफॉर्मेशन देता है। पोजिशनल इंफॉर्मेशन देता है किसके, एमिनो एसिड्स की। एमिनो एसिड्स की जो पोजिशनल इंफॉर्मेशन होता है वह देता है। मतलब कि एमिनो एसिड्स में जो प्रोटीन्स होते हैं ना, उस प्रोटीन में एमिनो एसिड्स का क्रम ज्ञात करना हो, एमिनो एसिड्स का क्रम या एक सीक्वेंस, क्रम ज्ञात करना। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या करता है कि एमिनो एसिड्स की स्थलीय सूचना प्राप्त कराता है या फिर एमिनो एसिड्स का क्रम ज्ञात करवाता है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ मिथ्योनिन है, मान लीजिए नहीं, मतलब मिथ्योनिन से ही शुरुआत होती है, तो मिथ्योनिन है और यहाँ है मान लिए लाइसिन है, बीच में बहुत सारे एमिनो एसिड्स होंगे। तो होता क्या है कि इसमें N सिरे से जुड़ा था और इसमें COOH समूह से जुड़ा था, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो इसमें पता चल जाएगा प्राथमिक स्ट्रक्चर्स में या प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में कि सबसे पहले कौन सा एमिनो एसिड्स आया हुआ है या लास्ट वाला कौन सा है। तो हम इससे प्राइमरी स्ट्रक्चर से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे में क्या होगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो हैं ये बन गया एक तरीके से। दूसरे स्ट्रक्चर में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में क्या होगा कि अब इनके मध्य में क्या होगा कि इनके बीच में बॉन्डिंग होगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में क्या होगा कि इनके मतलब बीच में बॉन्डिंग होगी।
बॉन्डिंग का मतलब होता है कि इसमें क्या होगा कि ये जो बनी है ना, इनके मध्य में फोल्डिंग होगी, मतलब इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में फोल्डिंग फोल्डिंग होगी। मतलब अब ये फोल्डिंग दो तरह से हो सकती है। दो तरह से कैसे हो सकती है कि अल्फा हेलिक्स तरीके से हो सकती है, मतलब मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में क्या होगा कि फोल्डिंग होगी एमिनो एसिड्स की, और ये फोल्डिंग जो होती है दो तरह से हो सकती है। दो तरह से कैसे हो सकती है कि अल्फा हेलिक्स तरीके से हो सकती है, दूसरा होता है बीटा प्लेटेड तरीके से भी हो सकती है। अब अल्फा हेलिक्स कैसे हो सकती है, जैसे कि ये एक एमिनो एसिड्स बना था हमारे पास, ये एमिनो एसिड्स बना था, तो इस एमिनो एसिड्स में क्या है कि इनके आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जैसे ये स्ट्रक्चर ऐसे बना देता हूँ मैं, ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, तो इसमें क्या होगा कि इन यहाँ एक अमीनो एसिड था, ये अमीनो एसिड इस अमीनो एसिड से बॉन्डिंग बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अमीनो एसिड्स इस अमीनो एसिड से, यहाँ भी एक अमीनो एसिड से इससे बॉन्डिंग बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। ऐसे भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि मान लीजिए एक ये प्रोटीन बना, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन है, ये प्रोटीन बना, और दूसरा ये है। अब ये दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है, तो इनके मध्य में भी, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ये दोनों मिलके भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके प्रोटीन बना सकते हैं या सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों तरीके से हो सकता है। तो बीटा प्लीटेड और अल्फा हेलिक्स, ये दोनों जो होती हैं ये राइट हैंडेड हेलिक्स होती है। मतलब इनके मध्य देखो आप, इनमें क्या होगा कि इसी के बीच में बॉन्डिंग हुई, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। और इनके मध्य क्या है कि इनमें दो अलग अलग आए थे, तो इनमें इसको मैं बोल सकता हूँ इंट्रामोलिक्यूलर, दो अलग अलग मोल्स आए थे, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अल्फा हेलिक्स में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और बीटा प्लीटेड में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल क्या होता है, अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल होता है कैरेटिन में, एग्जाम्पल कैरेटिन। और बीटा प्लीटेड का जो होता है वो एक मकड़ी होती है, सिल्क फिब्रोइन, सिल्क फिब्रोइन में होता है। सिल्क फिब्रोइन में क्या होता है, बीटा प्लीटेड होती है, और अल्फा हेलिक्स संरचना जो होती है वो कैरेटिन में होती है। कोलेजन शायद कोलेजन में भी है, बट कैरेटिन है। ठीक है, अब बात करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, अब क्या होगा कि टर्सरी स्ट्रक्चर्स में कंप्लीट प्रोटीन की फोल्डिंग होगी, कंप्लीट फोल्डिंग कैसे होगी, कंप्लीट फोल्डिंग होगी। कंप्लीट फोल्डिंग कैसे, जैसे जो वो मान लीजिए ये बीटा प्लीटेड था या फिर ये अल्फा हेलिक्स वाला प्रोटीन था, तो अब ये क्या होगा कि आपस में ऐसे 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 पूरा एकदम कंप्लीट फोल्डिंग कर लेगा प्रोटीन की। इस तरीके से क्या होगा कि ये कंप्लीट फोल्डिंग कर लेगा। ठीक है, ये कंप्लीट फोल्डिंग कर लेगा, इस तरीके से पूरी कंप्लीट फोल्डिंग होगी, मतलब 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या चतुर्थ संरचना मतलब कभी कभी क्या होता है कि जैसे हीमोग्लोबिन है ना, कभी कभी नहीं, मतलब चतुर्थ संरचना किसी किसी में ही होगी। जैसे कि हीमोग्लोबिन में होती है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स होती है।
तो जो चतुर्थ संरचना होती है, जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होता है, वह किस में होगा कि जिसमें 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट हो। जिसमें 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है ना, उसी में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होता है। इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स होती हैं, तो इसमें पाया जाता है। एक होता है जैसे कि मायोग्लोबिन होता है, तो मायोग्लोबिन में क्या होता है कि एक ही मायोग्लोबिन में क्या होता है, मायोग्लोबिन 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 में क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, तो उसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा क्या, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एब्सेंट होगा। एब्सेंट, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इसमें एब्सेंट होगा। थैंक यू गाइस।